हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज 67 बीपीएससी का रिजल्ट भी आया है मेन का। मेरे यहाँ से भी बहुत बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 9 बच्चों का मेरा मेन क्वालिफाई हुआ है और मैं उन सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं देता हूं जो अगले इंटरव्यू देने वाले हैं, चाहे मेरे यहाँ का हो या मेरे यहाँ का नहीं हो। ईश्वर करे उन सभी का रिजल्ट हो जिन्होंने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। और आपको यह बात देखनी पड़ेगी कि मैं बार बार सभी स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि आप पीटी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ मेन की तैयारी आप अवश्य कीजिए। अगर मेन की तैयारी आप नहीं करते हैं तो आप फंस रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। अब आप बीपीएससी इतना अपडेट हो गया है कि एक एग्ज़ाम का डेट देता है तो वह सॉलिड डेट देता है कि इतने तारीख को पीटी लूँगा, इतने तारीख को मेन लूँगा। आप देख सकते हैं कि पीटी के बाद आपको मात्र 3 मंथ का समय मिलता है और 3 मंथ में एग्ज़ाम देने के बाद, पीटी का एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट को व्यवस्थित होने में कम से कम तो 1 सप्ताह लग जाता है। 1 सप्ताह तो आपका इसमें चला गया। उसके बाद फिर आप इस आशंका में रहते हैं कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। कम से कम तो 1.5-2 महीने आपका रिजल्ट में लग जाता है, ठीक है। उसके बाद बच जाता है, मुख्य रूप से आपके पास 1 महीना बच जाता है। उस 1 महीने में आप क्या क्या करेंगे? जीएस पढ़ेंगे, ठीक है, एसए की तैयारी करेंगे। जीएस इतना आसान नहीं है कि उठाए और 10 क्वेश्चन पढ़ लिए। और अब आप देख सकते हैं कि जीएस का जो दायरा जो कर दिया गया है, उस दायरे में आप देखिए कि कितना क्वेश्चन आपको लिखना पड़ रहा है, ठीक है। उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं? तो सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखने पड़ रहे हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। एक ही क्वेश्चन अगर रहता है तो उसको लिखने में थोड़ा सा समय कम लगता है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन अगर है तो उसको फ्रेमिंग में भी टाइम लग जाता है। इसलिए सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन हो गया, जबकि पहले सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन लिखना होता था, ठीक है। इसलिए सेक्शन ए में कितने 5 और 2 7 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर सेक्शन बी में आ जाइए, 7 क्वेश्चन वहाँ भी लिखने हैं आपको। उसके बाद आ जाइए सेक्शन सी में। सेक्शन सी में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और उसमें जो क्वेश्चन कर रहा है 36 नंबर का एक क्वेश्चन और 36 नंबर के एक क्वेश्चन में 6 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 6 दूनी 12। जिस तरह से यूपीएससी में आपको 25 क्वेश्चन दिया जाता है, 25 क्वेश्चन में से आपको बनाना है 20 क्वेश्चन बनाइए या 10 क्वेश्चन बनाइए या 15 क्वेश्चन बनाइए, या आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। इसलिए मैं हर एक स्टूडेंट को यह आगाह करूंगा कि आपके फाइनल के रिजल्ट तभी होंगे जब आप पीटी में जाने के पहले मेन को अच्छी तरह से आप तैयार कर लिए। मेन के सभी पेपर को आप तैयार कर लिए हैं, GS1 GS2 को तैयार कर लिए हैं। हाँ, कुछ सेक्शन आपको अपडेट करना रहता है तो उस अपडेट के लिए आपको टाइम मिल जाता है। एग्ज़ाम देकर आप आते हैं, एग्ज़ाम देकर आप लग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ करेंट अफेयर का जो टॉपिक है उसको अपडेट करने का आपको टाइम मिलता है। आप इधर पढ़ ही चुके हैं और पढ़ने के बाद कुछ समय में आप उसको अपडेट कर लेते हैं। और पढ़ा हुआ में अपडेट करना आसान होता है। और जिस दिन आप अपडेट करना सीख जाइएगा कि किस में क्या हमको जोड़ देना, उसी दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट पीटी में जाने के पहले मेन को अच्छी तरह से तैयार करके ही जाइए, तभी आप आशा कीजिए कि आपका रिजल्ट होगा। और मेन को अगर आप तैयार करते हैं तो पीटी भी आपका तैयार होगा। और अगर आप मेन को ध्यान में नहीं रखते हैं कि पीटी करते हुए निकलते हैं, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मानसिकता है कि सर पीटी होगा तब ना, पीटी होगा तब ना। लेकिन अब वो बात नहीं रह गई बीपीएससी में। अब बीपीएससी में रह गई। मैं हर एक स्टूडेंट को ये आगाह करता हूँ कि मेन होगी तब ना। इसलिए जिस भी स्टूडेंट ने मेन को अच्छी तरह से तैयार कर लिया उसका पीटी भी होगा, ठीक है।
क्यों मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ? इसका कारण यह है कि अब आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा सिलेबस जो आपका है वह यूपीएससी पैटर्न पर चल गया। तो यूपीएससी पैटर्न पर चला गया, इस बात से उसने साफ कर दिया कि मैं 4 ही ऑप्शन आपको दूंगा, ठीक है, और 4 ही ऑप्शन दूंगा और 1 नंबर आपका मैं काटूंगा 3 क्वेश्चन पर। अगर 3 क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर काटूंगा। अब आप समझ लीजिए कि यूपीएससी के एग्जाम में जिसने भी 50 से 55 क्वेश्चन बना लिया, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका पीटी हो गया। इसी तरह यहाँ पर होगा, आप समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चन में से अब 80 से 85 के बीच में जो भी कैंडिडेट क्वेश्चन बनाएगा, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, उसके पीटी होंगे, ठीक है। और इस पीटी को होने के लिए आपको जीएस मेन को जम के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जीएस मेन को जम के पढ़िए। जीएस मेन को सिर्फ जम के पढ़िए ही नहीं, बल्कि उसके साथ एनसीईआरटी जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी के साथ जितने भी पीछे में क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी के पीछे में, उस क्वेश्चन को देखिए और 5 साल के यूपीएससी के क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। 5 साल के यूपीएससी के क्वेश्चन को आप देखिए, आपका रिजल्ट पीटी में भी होगा, आपका रिजल्ट मेन में भी होगा और आप फाइनल भी करेंगे। और अगर आप ऐसा करके नहीं जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि इतने क्वेश्चन बनाना आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं बना पाएंगे इतने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, ओके। इसलिए आप सभी से मैं कहूँगा कि आप मेन को तैयार कीजिए। मेन को तैयार करेंगे, पीटी खुद ब खुद तैयार होगा। और आप समझ लीजिए कि मैं जो भी कराता हूँ, अगर मैं मॉरियन आर्ट को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मॉरियन आर्ट को पढ़ाता हूँ, तो इसमें से जितने भी आपके पीटी के क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी का हो गया, तो इसको मैं अगर यहीं से बनाते चलता हूँ कि आपका मेन का क्वेश्चन तैयार है आपके पास। आप आधे रात में भी अगर कोई आपको कहेगा कि मेन आपका होने वाला है, तो वह तैयार है, वह कहेगा कि ठीक है मेन में दे दूंगा। वैसा ही स्टूडेंट एग्ज़ाम का डेट बढ़ने का इंतज़ार करता है जिसका मेन तैयार नहीं है या जिसका पीटी भी तैयार नहीं है। और एग्ज़ाम में जाने के वक्त में अगर आप हाई में लगे हुए हैं कि ऑटो में जा रहे हैं, वहाँ भी एक नोट्स लेकर जा रहे हैं, वहाँ भी पढ़ते हुए जा रहे हैं, आपका कभी नहीं होगा। आप जब जा रहे हैं तो निश्चिंत से जाइए, आपका रिजल्ट होगा, ओके। जिन स्टूडेंट्स का मेन हो गया है, मैं अपने विद्यार्थियों और आप लोगों को भी आगाह करूँगा कि आपका अगर मेन हो गया है तो अब यहाँ से आप लग जाइए फाइनल की तैयारी में, ओके। इंटरव्यू की तैयारी में लगिए, समसामयिक घटनाओं को पढ़िए। जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में मेन को पढ़ लिए हैं, उसमें से जो कुछ घटनाएं डेली आप न्यूज़ देखिए, इतना गर्मा गर्म न्यूज़ है, इंडिया गठबंधन है, G20 का मीटिंग हुआ है, ठीक है, क्वाड है, इन सभी का समसामयिक, या ब्रिक्स है, ब्रिक्स में किन किन देशों को शामिल किया गया। अब देखिए ब्रिक्स में देशों को शामिल किया गया तो आप इंडियन डिप्लोमेसी को भी देखिए। एक तरफ वह अमेरिका से भी दोस्ती कर रहा है और दूसरी तरफ एशिया में आप देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में ईरान जो है वह अमेरिका का जानी दुश्मन है, इजराइल का भी दुश्मन है। और इधर से भारत फिर इसका विस्तार भी कर रहा है और ईरान को भी जगह दे रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये अपने शक्ति संतुलन का एक डिप्लोमेसी है कि मैं ईरान से भी दोस्ती रखूँगा और मैं अमेरिका से भी दोस्ती रखूँगा, और ईरान भी मेरे पास आए और अमेरिका भी मेरे पास आए, ठीक है। तो इस तरह से जब तक आप विश्लेषण करके नहीं देखेंगे, ठीक है, तब तक आपको दिक्कतें आएगी। इसलिए इन सभी का, या जो इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन है, कोई नया गठबंधन थोड़े ही है। यह 1970 में ग्रांड अलायंस बनाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है।
तो आप एनसीईआरटी की बुक अभी से जब पढ़ते हैं तो आपके पास एक नज़रिया पैदा हो जाता है कि जो पॉलिटिक्स अभी है वैसा ही पॉलिटिक्स इंदिरा गांधी के ज़माने में भी हुआ था, ठीक है। और यह जो ग्रांड अलायंस था, इस ग्रांड अलायंस में भी वही बातें थी जो आज के इंडिया गठबंधन में है कि राज्यों में पार्टियां एक दूसरे से लड़ती है। अब आप देख लीजिए कि केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा का चुनाव मैं हर एक सीट पर स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा, कांग्रेस के साथ में कोई गठबंधन नहीं करूंगा। आप समझ लीजिए कि यही गठबंधन दिल्ली में कैसे चल सकती है। इसलिए वाजपेयी ने स्पष्ट कहा था उसी समय कि ये गठबंधन चल ही नहीं सकती है, ये लठबंधन है, गठबंधन नहीं है। इसलिए 12th क्लास की एनसीईआरटी में देखिएगा कि चेयर पर प्राइम मिनिस्टर को बैठा दिया गया है, सभी विपक्षी पार्टियां रस्सी लगाकर उसको खींच रही है उसके कुर्सी पर, ठीक है। इसलिए उसका विश्लेषण कीजिए, जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक सवाल ही नहीं है कि आपका होगा। और कमीशन में कैसा स्टूडेंट चाहिए? क्रिएटिव स्टूडेंट चाहिए, जिसमें अपना क्रिएट करने की क्षमता हो। जिस दिन आप में कुछ क्रिएट करने की क्षमता हो जाती है उसी दिन आपका रिजल्ट हो जाता है, ओके। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को फिर से आगाह करना चाहूँगा, जिनके जिनके भी रिजल्ट हुए हैं वो एक टॉफ़ी भी किसी को न खिलाएं, ठीक है। वो एक टॉफ़ी भी किसी को न खिलाएं, न कोई पार्टी मनाएं, ईश्वर का नाम लें और अगली तैयारी में लग जाएं। आप समझ लीजिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट नहीं होता फिर से आप घूमकर जीरो पर आ जाते हैं। किस बात की मिठाई? अभी तो आपने फाइनल किया नहीं है, ठीक है। इसलिए जिस दिन फाइनल रिजल्ट हो जमकर जश्न मनाइए, मिठाई खिलाइए, जो भी खिलाना खिलाइए, पार्टी कीजिए, ओके। लेकिन अभी मैं एकदम सबको सख्त हिदायत दूंगा कि कोई पार्टी नहीं, जो आज आपका पार्टी खाएगा कल अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा आपके ऊपर वही हंसेगा। इसलिए कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, ईश्वर पर ध्यान लगाइए और ईश्वर से कहिए कि अगला रिजल्ट मेरा इसी तरह आप निकलवा दीजिए, ओके। इसलिए फिर से मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो मेरा मॉडर्न इंडिया का चल रहा था, तो मॉडर्न इंडिया का जो चल रहा था इसमें ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति, और ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति क्या है तो इसको हम लोग देखें। कॉर्नवालिस ने भारत में 1793 में स्थायी बंदोबस्ती किया था, जिसको इजारेदारी की व्यवस्था भी करते हैं और परमानेंट सेटलमेंट भी करते हैं। इस इजारेदारी की व्यवस्था में कौन कौन कहाँ कहाँ था तो बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बनारस हो गया, उत्तरी कर्नाटक हो गया, और समस्त अंग्रेजी भारत के 19% हिस्से पर है। ये इसको तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था है, टॉमस मुनरो और रीड, ठीक है, बम्बई, मद्रास और असम इसमें लागू हुआ था। तो टॉमस मुनरो और रीड ने यहाँ लागू किया था, और एल्फिंस्टन ने मद्रास में, बॉम्बे में लागू किया था यहाँ पर, ठीक है। महालवाड़ी का है तो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब इन क्षेत्रों में लागू हुआ था। यहाँ पर 51% भागों में लागू हुआ था और ये 30% भागों में लागू हुआ था, ओके। गवर्नर जनरल को हम लोग देख रहे हैं, इसलिए मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल को ही। और इसमें मैंने कार्यकाल आपको दिखाया था किसका, तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल मैंने पूरा किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी, मात्र एक साल रहा है, क्योंकि 1862 में 62 में यह व्यक्ति जा चुके हैं। कौन? लॉर्ड कैनिंग जा चुके हैं, और कैनिंग का कार्यकाल एक दमदार कार्यकाल भी रहा है। इसके समय में बहाली आंदोलन का दमन हुआ। 1861 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, जहां पर दलाई लामा ने कभी संरक्षण भी लिया था, इनकी मृत्यु हुई थी। इसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए अभियान भी चलाया था, ठीक है, बहाली आंदोलन। इसलिए आप इसको
सामाजिक धार्मिक सुधार में फिर हम इसको दिखाएंगे, वहां पर आप लोग देखेंगे। धर्मशाला उस समय किसका पार्ट था? पंजाब का पार्ट था। आज धर्मशाला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि संविधान का भाग 1 जिसमें कि राज्य और उसके क्षेत्र का जिक्र है, ठीक है। तो मेरे यहाँ जो राज्यों का बनने का सिलसिला हुआ उसमें आप लोग देखे होंगे कि पंजाब इतना बड़ा प्रांत था कि पंजाब से अलग हुआ। कौन कौन सा राज्य अलग हुआ? तो हरियाणा अलग हुआ, चंडीगढ़ भी उसी से निकाल कर अलग किया गया है, और एक राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश भी उसी से निकल कर बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको, लॉरेंस को देखते हैं। 1864 टू 69, 1865 में भूटानियों ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर दिया। भूटान भारत का हिस्सा नहीं था। ओके, भूटानियों ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर दिया। अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप, शानदार निष्क्रियता की नीति, क्योंकि इसके पहले जो चलता था वह चलता था क्या? हस्तक्षेप की नीति, लेकिन अब चल रहा है क्या? हस्तक्षेप की नीति, क्योंकि उत्तर पश्चिम से ब्रिटिश को सबसे अधिक अगर भय था तो फ्रांसीसियों से, और किससे? तो रूसियों से भय था। लेकिन इस समय भय की कोई बात नहीं है। इसलिए अभी अफगानिस्तान में चल रहा क्या? हस्तक्षेप की नीति। 1866 ईस्वी में उड़ीसा में तथा 1868-69 ईस्वी में बुंदेलखंड वर्तमान उत्तर प्रदेश एवं राजपूताना वर्तमान राजस्थान में अकाल पड़ा। फक्त लॉरेंस ने जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसलिए यह भारत में बनने वाला पहला अकाल आयोग है, जॉर्ज कैंपबेल में। इसलिए हम लोग मेन में कुछ कुछ पढ़ते हैं, जैसे एक शिक्षा का विकास पढ़ते हैं, आधुनिक शिक्षा का विकास, एक प्रेस को पढ़ते हैं, और फिर एक ही जगह निकाल के हम लोग अकाल को पढ़ते हैं। क्योंकि एक अकाल आयोग बना नहीं है, कई कई अकाल आयोग इसमें बनाया गया था। ओके, उसने 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की। अभी टेलीग्राफ शुरू कहाँ हुआ था? तो भारत में ही हुआ था, लेकिन अब कहाँ शुरू हो रहा है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच टेलीग्राफ सेवा शुरू हो रही है। इसलिए अब भारत से अगर कोई फैक्स भेजने का रहेगा तुरंत ब्रिटेन भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का समय कब से कब तक रहा? 1869 टू 72 तक रहा। 1869 से 72 तक रहा। भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए उसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, यह क्या था? तो यह था कि भारतीय राजकुमारों को प्रशिक्षण देने के लिए, भारतीय युवराजों को प्रशिक्षण देने के लिए, राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए, क्योंकि युवराजों को शामिल किया जाता है कहाँ? गवर्नर जनरल के काउंसिल में भी शामिल किया जाता है। इसलिए मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। उसी ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी किया था। इसी के समय में कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना 1872 में हुई थी, और इसी के समय में 72 में अनियमित जनगणना की भी शुरुआत भारत में हुई थी। ओके, यह जो अनियमित अगर क्वेश्चन रहता है कि भारत में पहली बार जनगणना के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? भारतीय इतिहास में। तो भारतीय इतिहास में जनगणना के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मौर्य काल से। मौर्य काल से। अब कहेंगे कि मौर्य काल में कैसे? तो मौर्य काल में हम लोग देखे थे कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था था, उसमें 30 सदस्यों की टीम होती थी, और उसमें एक जो विभाग था, ठीक है, 30 सदस्यों की टीम और 6 विभाग बनाए गए थे, यानी 6 पंचे 30। इसमें से जो एक विभाग था वह जन्म और मृत्यु का पंजीकरण डिपार्टमेंट था। तो जब जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन का हिसाब किताब रखा जाता है। इसलिए सिंबॉलिक रूप से पहली बार जनगणना का प्रमाण कहाँ से मिला? तो यह मौर्य काल में। ठीक है, अब रहा कि ऑफिशियली हमको अनियमित जनगणना का प्रमाण कहाँ से मिल रहा है? यह मिल रहा 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में।
फिर रहेगा कि 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत या नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो यह कब है 1881 ईस्वी में। ओके। अंडमान द्वीप में अफगान ने 1872 ईस्वी में चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी, इसलिए मेयो का कार्यकाल समाप्त हो गया। अगला है लॉर्ड नॉर्थब्रोक, इसको मैं समाप्त कर देता हूं क्योंकि आने वाला गवर्नर जनरल काफी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड नॉर्थब्रोक है 1772 से लेकर 76 तक, इसने आय कर को समाप्त कर दिया और 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत भ्रमण किया था। इसी के समय में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ और इसके द्वारा लड़कियों की विवाह की उम्र पहली बार निर्धारित किया गया। कितना, तो 11 वर्ष निर्धारित किया गया, पारित हुआ और अंतर जाति विवाह को मान्यता मिली। लेकिन अभी बहुत काम इसमें नहीं हुआ है। आने वाले समय में हमारे जो समाज सुधारक होंगे वो बहुत सारे काम इसमें करेंगे। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। इसके समय में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। कूका आंदोलन राम सिंह कूका और कौन, भाई बालक सिंह। ठीक है, इसलिए यही राम सिंह कूका के नेतृत्व में यहाँ पर कूका आंदोलन हुआ था। नॉर्थब्रुक के समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इसलिए स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है किनको, यह जोड़ती है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, यानी लाल सागर और किसको, भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। इसलिए इसका भी कार्यकाल एक अच्छा कार्यकाल रहा नॉर्थब्रुक का। और ये देखते हैं कि आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो नेटिव मैरिज एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने पास किया था, किसी ने पास किया था। कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था, कौन सा गवर्नर जनरल के समय में, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। ओके, स्वेज नहर किसके समय में खुल गया, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में खुला था। इसलिए 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से आपके बनते हैं। ओके, एंजॉय कीजिए। और अगला एग्ज़ाम आप लोग का 30 सितंबर को है। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम से पहले 1 सप्ताह पहले पूरा का पूरा निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर न रहे। और इस प्रेशर को घटाने का एक ही तरीका होता है अपना ग्रुप। इसलिए एक ऑनेस्ट ग्रुप बनाइए, जिस ग्रुप में सभी बच्चे डिवोटी हों, छिपाने वाले बच्चे नहीं हो कि मेरा हो जाए इसका ना हो, वैसे बच्चों से दोस्ती मत कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।